विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत चतुर्थ सत्र में आधुनिक हिंदी कविता इस प्रश्न पत्र को आप लोगों के सम्मुख प्रकट करने वाले हैं। देख लीजिए, चतुर्थ सत्र के अंतर्गत ऐच्छिक हिंदी पेपर नंबर 7 में आधुनिक हिंदी कविता यह पेपर रखा गया है। इसके अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने दो छोटी छोटी किताबें रखी हुई है। पहली किताब है चुनी हुई लंबी कविताएं। ये लगभग 6 कवि का संकलन है। और दूसरी किताब है भूमिजा, खंड काव्य में है और इसके रचयिता है नागार्जुन जी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो पेपर नंबर 7 है, पेपर का नाम आधुनिक हिंदी कविता है। इन कविता के पेपर के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने कविता से संबंधित, काव्य से संबंधित दो छोटी छोटी किताबें रखी हुई है। एक जो है तो चुनी हुई लंबी कविताओं के नाम से है, तो दूसरी भूमिजा नागार्जुन की खंड काव्यात्मक क्या है किताब है। जाहिर है कि हम कविता के अंतर्गत, आधुनिक कविता के अंतर्गत चुनी हुई लंबी कविताएं है ना, इस प्रथम पुस्तक को आप लोगों के सामने जो है तो रखने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम में कौन कौन विद्वान सम्मिलित है, यह भी मैं आप लोगों को क्या है बतलाने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आपके जो है तो वही में इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो अंश है उसको एक एक कर कर लिख लीजिए। सर्वप्रथम इतना ध्यान में रखिए कि आपको आधुनिक हिंदी कविता पेपर नंबर 7 में बीए द्वितीय वर्ष में और चतुर्थ सेम में नंबर 1 की किताब है चुनी हुई लंबी कविताएं और नंबर 2 किताब है भूमिजा नागार्जुन की, जो कि खंड काव्य है। तो मैं सर्वप्रथम आपको चुनी हुई लंबी कविताएं शीर्षक होने के कारण इस पुस्तक का, पहली पुस्तक का, तो थोड़ा सा एक सामान्य जानकारी के रूप में लंबी कविता पर क्या है चर्चा करने वाला हूं। हिंदी की लंबी कविता पर चर्चा करने के पश्चात हम जो है तो हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित जो लंबी कविताएं भी है और कवि भी है, उसका जो है तो क्या है पाठ्यक्रम सुचारू रूप से आपको मैं दिखा के देने वाला हूं। तो देख लीजिए आप लोग, सर्वप्रथम मैं लंबी कविता से संबंधित कुछ कुछ जानकारी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ताकि आपको लंबी कविता का जो है प्रारूप स्वरूप ये जो है तो समझ में आ जाए और जो है तो हम फिर हमारे पाठ्यक्रम को क्या है सुचारू रूप से देख सके। तो प्राचीन काल से साहित्य में कविता का अत्यंत साधारण महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं आदि कालो, भक्ति कालो, रीति कालो, ये क्या है पूरे कविता से है। काव्य से इसका क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ हुआ है। और इसमें सब पद्य रचना होने के कारण, पद्यमय एक 3 काल होने के कारण आधुनिक काल में भी पद्य है, कविता है। अब अभी उसका ही हम जो है तो क्या है यहाँ पर लंबी कविता का एक रूप आधुनिक काल का देख रहे हैं। तो यहाँ पर गद्य की भरमार है आधुनिक काल में, लेकिन ये तीनों काल में थी क्या? हो नहीं थी। इसलिए क्या है प्राचीन काल से साहित्य में कविता का अत्यंत साधारण महत्व है। कतिपय विद्वानों ने कविता को मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट भावों का सर्वोत्तम भाषा में प्रकाशन मानते हुए उसे संसार के सब कलाओं और विभूतियों का अधिराज माना है।
देख लीजिए, काव्य की महत्ता प्रतिपादित करते हुए विद्वानों ने इसे जो है तो क्या है, कला और विभूतियों का आदिराज कविता को या काव्य को माना हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। वैसे हमारी आधुनिक काव्य चिंतन धारा पश्चिम से प्रभावित होने के कारण नई चेतना जहां नए नए भाव और विचारों को पैदा करती है, वहीं नए नए काव्य रूपों का विकास दिखाई देता है। आधुनिक काव्य में लंबी कविता भी ऐसे ही विकास प्रक्रिया में जो है तो क्या है हमें देखने के लिए मिलती है। यानी आधुनिक काव्य में लंबी कविता भी उसका जो विकास है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका परिणाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वस्तुतः आधुनिक युग में प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य से अलग एक नवी काव्य रूप की अर्थात लंबी कविता का क्या है, विकास हुआ है। अब मैंने आपको बताया महाभारत है, रामायण है, पद्मावत है, अखरावट है, बिसल देव रासो है, कुमान देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है। ये सारे हम जो है तो आदि भक्ति और रीति काल तक जब हम काव्य का रूप देखते हैं तो इसमें जो है तो क्या है, जैसे जयद्रथ वध है ना, तो इसमें महाभारत महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है, तो मुक्तक काव्य क्या है, जयद्रथ वध है। तो इस प्रकार की जो है तो क्या है, प्राचीन काल से हमें दिखाई देता है काव्य रूप जो है तो हमारे पास थे। लेकिन यहाँ पर हमें एक मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य से हट के अलग एक काव्य रूप अर्थात लंबी कविता का विकास आधुनिक काल में देखने को मिल रहा है। तो बलदेव वंशी के शब्दों में लंबी कविता वस्तुतः आधुनिक युगीन परिस्थितियों की अनिवार्यता की उपज है। ये आधुनिक काल की अनिवार्यता की क्या है, उपज है, जो प्रबंधात्मक काव्य रूप के विकल्प स्वरूप अस्तित्व में आई है। अनुभव बताता है कि जो जो आधुनिक मानसिकता विकसित होती गई है, त्यों त्यों इसके दबाव से हिंदी साहित्य में प्रबंध काव्य के चरित्र में तात्विक दृष्टि से ढील आती गई। अर्थात यहाँ जो है तो हमें दिखाई देता है कि बलदेव वंशी कह रहे हैं कि ये काव्य रूप का स्थान किसने लिया, लंबी कविता ने लिया। तो भारतीय साहित्य में लंबी कविता का उल्लेख नहीं है, किंतु प्रबंध काव्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रबंध काव्य की कथात्मक इतिवृत्तात्मकता धीरे धीरे लुप्त होने लगी और यहीं से लंबी या दीर्घ होने लगी और यहीं से लंबी या प्रदीर्घ कविता का विकास माना जाता है। देख लीजिए, इसके स्वरूप को प्रतिपादित करते समय हम कुछ विद्वानों के या महत्वपूर्ण विचार आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, उनकी परिभाषाओं को आपके सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। इन परिभाषाओं से हमें जो है तो हिंदी की लंबी कविता का क्या है, महत्व प्रतिपादित होने वाला है। तो डॉक्टर युद्धवीर धवन के शब्दों में वास्तव में लंबी कविता ने महाकाव्य का स्थान लेकर एक अलग ढंग से जीवन के बहुआयामी यथार्थ को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर युद्धवीर धवन ने? वास्तव में क्या है, लंबी कविता ने क्या है, महाकाव्य का स्थान लिया हुआ है। जो आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल में महाकाव्य वगैरह, प्रबंध काव्य वगैरह, मुक्तक काव्य वगैरह जो है ना, ये इनकी भरमार थी, उसके स्थान पर आप क्या है, यहाँ लंबी कविता ही भी हमें देखने के लिए मिलता है। आज का कवि महाकाव्य रचने के चक्कर में न पड़कर जीवन की मूलभूत समस्याओं को लेकर उनसे पूछना चाहता है, ताकि शब्दों के तथ्य पर विचार और लहू के बीच संघर्ष को अधिक स्पष्ट रूप से उभार सके। जीवन की विसंगतियों का चित्रण लंबी कविता की वो धुरी है जहां कविता से अभिव्यक्त उनके संघर्ष स्वयं अपने स्वरूप को क्या है, उद्घाटित करते हैं। देख लीजिए, धवन जी के परिभाषा से लंबी कविता संबंधी विचार से उसके स्वरूप को क्या है, हम भली भांति जो है तो क्या है समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं प्रबंधात्मक प्रबंध काव्य जहाँ जीवन की उदात्तता और भव्यता को लेकर चलता है, वहाँ लंबी कविता मानवीय संकट की कविता है। अनेक विद्वानों ने लंबी कविता को
परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप को उभार कर प्रकाश में लाने का क्या है प्रयास किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए, ऊपर हमने कुछ चुनिंदा विद्वानों की लंबी कविता से संबंधित परिभाषाएं वगैरह देखी है ना। परिभाषा देखने के कारण उसका कलेवर वगैरह किस प्रकार से लंबा क्यों हुआ, क्या हुआ, और महाकाव्य का उन्हें स्थान क्यों लिया, ये भी हमें समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं तो आपने देखा होगा तो पता चलता है कि हमारा साहित्य जो है, ये आधुनिक काव्य चिंतन धारा से जो है तो क्या है, जो ओतप्रोत है, वो जो है तो भारतीय साहित्य में यानी कि पाश्चात्य साहित्य की भी क्या एक छाप देखने के लिए मिलती है। इन परिभाषाओं के अतिरिक्त लंबी कविता के आकारगत विस्तार को भी क्या है महत्व दिया गया है। आज के जीवन की जटिलताओं, समस्याओं, विद्रूपताओं, परिवेशगत दबाव को अभिव्यक्त करने की जितनी शक्ति लंबी कविता में है, उतनी अन्य किसी भी विधा में नहीं है। और इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र मोहन ने जो कहा है, देखिए ना, वो हमें क्या है सत्य प्रतीत होता है। देखिए उनके विचार में क्या है कि डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने प्रदीर्घ या लंबी कविता पर ठोस वैचारिक आधार प्रदान कर कलम चलाई है। वे कहते हैं कि लंबी कविता की सृजनात्मकता में प्रधान कार्य तनाव के विविध रूप स्तर का होता है। तो अंततः हम डॉक्टर नामवर सिंह के विचार से या हमें दिखाई देता है कि उनकी परिभाषा से लंबी कविता का क्या है स्थूल परिचय समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देख लीजिए, लंबी कविता में नाटकीयता को भी अनिवार्य माना गया है। और डॉक्टर नामवर सिंह के कविता के नए प्रतिमान में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लंबी कविता नाटकीय कविता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में अंतर्विरोध को उजागर करने के लिए नाटकीयता सबसे अधिक कारगर माध्यम है। एकालाप, आत्मालाप, संबोधन, पात्रीय क्रियाकलाप, संभाषण आदि शैलियां कविता को आगे बढ़ाकर लंबी कविता का रूप क्या है देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने लंबी कविता, आधुनिक कविता इस पेपर के अंतर्गत की जो आधुनिक हिंदी कविता इस पेपर के अंतर्गत की एक जो किताब है चुनी हुई लंबी कविता, तो इस लंबी कविता उनको देखने के पूर्व लंबी कविता के जो है तो स्वरूप पर एक स्थूल रूप में मैंने आप लोगों के सम्मुख क्या है प्रकाश डालने का प्रयास किया। तो आप लिख लीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने जो है तो चतुर्थ सत्र में आधुनिक हिंदी कविता में पेपर नंबर 7 के अंतर्गत 2 छोटी छोटी किताबें रखी हुई है आपके पाठ्यक्रम में। उसमें से पहली किताब है जो कि चुनी हुई लंबी कविता शीर्षक से है, और इसी कारण मैंने लंबी कविता के ऊपर क्या है उसके स्वरूप और प्रारूप को बताते हुए कुछ चुनिंदा विद्वानों के विचार प्रकट करते हुए अपनी बात रखी थी। अब आप क्या कीजिए, चुनी हुई लंबी कविता टाइटल डालकर उसमें से जो है तो जो कवि और उनकी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में रखी हुई है उसे लिख लीजिए, ताकि हम आने वाले आगे के घंटे में इस जो है तो विषयानुक्रम के अनुसार चलकर हमारे पाठ्यक्रम को पूरा करने का क्या है प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए, चुनी हुई लंबी कविता इस किताब की पहली जो है तो कविता है आंसू। कौन सी है पहली कविता? आंसू। इसके रचयिता है छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद। तो आप लिख लीजिए नंबर 1 आंसू, जयशंकर प्रसाद। अब देख लीजिए, मैं आंसू पर भी चर्चा नहीं करने वाला ज्यादा, ना जयशंकर प्रसाद पर करने वाला। जब हम आंसू कविता को प्रारंभ करेंगे उस समय में जयशंकर प्रसाद को स्थूल रूप से देखेंगे, और आंसू इस कविता को जो कि लंबी कविता है उसको आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। नंबर 2 की कविता है सरोज स्मृति। देख लीजिए, ये भी लंबी कविता है और हिंदी साहित्य की एक अनोखी कविता है, क्योंकि ये एक शोक गीत है। हिंदी में शोक गीत की प्रथा सरोज स्मृति से आई हुई है। तो सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
नंबर 2 की लंबी कविता कौन सी है? सरोज स्मृति। सरोज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का नाम है। स्मृति यानी यादाश्त। सरोज के याद में उन्होंने इस कविता का सृजन किया हुआ है और इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नंबर 3 पर आ जाइए आप, भाषा की रात। नंबर 3 की जो है तो लंबी कविता है, चुनी हुई लंबी कविता किताब के अंतर्गत की तीसरी कविता भाषा की रात। इसके कवि है सुदामा पांडे उर्फ धूमिल। देख लीजिए, धूमिल जी जो है संसद से सड़क तक वगैरह ये काव्य संग्रह के लिए बड़े प्रसिद्ध है। भाषा की एक रात, जब हम इनका इस लंबी कविता का प्रारंभ करेंगे उस समय उनके स्थूल परिचय के साथ उस पर विचार प्रकट करेंगे। उसके बाद की जो चुनी हुई लंबी कविता किताब के अंतर्गत के जो है तो कवि का या कविता का नंबर आता है वह है 4 और एक शब्द तिनका। कविता का नाम क्या है? एक शब्द तिनका। इसके रचयिता या कवि है लीलाधर जगूड़ी। कौन है? लीलाधर जगूड़ी, है ना। उसके बाद की जो कविता आ रही है वो है 5वें स्थान की, 5वें नंबर की, उदय प्रकाश जी की है ना। तो उस कविता को लिख लीजिए। चुनी हुई लंबी कविता किताब के अंतर्गत की 5वीं कविता है बैरागी आया है गांव। क्या है? बैरागी आया है गांव। ये उदय प्रकाश जी की लंबी कविता है और चुनी हुई लंबी कविता के अंतर्गत की 5वीं कविता है। और अंतिम कविता मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं और इसे रखने के बाद चुनी हुई लंबी कविता के अंतर्गत के 6 की 6 कविता आपके सम्मुख आ जाते हैं और उसके रचनाकार भी आ जाते हैं और आपको अध्ययन करने के लिए ये जो है तो कवि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी वगैरह लेने के लिए चाहे नेट हो, चाहे ई बुक हो, चाहे लाइब्रेरी हो, या चाहे जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है कि इन लोगों के ऊपर रिसर्च किए हुए पुस्तक हो या अन्य संदर्भ ग्रंथ हो, वो देखने के लिए आपको क्या है आसानी होगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है तो ये पाठ्यक्रम में केवल समाविष्ट कविताओं को बतलाते हुए वो रचनाकार के नाम बताए हैं, क्योंकि अब जयशंकर प्रसाद के ढेर सारे काव्य संग्रह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भी बहुत है, सब है, बहुत है। बहुत होते हुए हमारे लिए वो क्या है, इस पेपर के लिए वो उपयुक्त नहीं है। इस पेपर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने जो समाविष्ट किया उतने ही उपयुक्त है और उतने ही देखना है। उतने पर ही पाठ्यक्रम पर आपको क्या है प्रश्न उत्तर आने वाले हैं, यानी आपको उसके जो है तो क्या है पर्चे को हल करना है। इसलिए अधिक देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है तो एक एक उनकी कविता, वो कविता के जो है तो कवियों का नाम क्या है लिखे लेने के लिए कहा था। तो अब देख लीजिए अंतिम कविता में बतला रहा था अमर कोहली। अमर कोहली, है ना। इसके कवि है लीलाधर मंडलोई। कौन है इनके कवि? लीलाधर मंडलोई। तो देख लीजिए यहाँ पर चुनी हुई लंबी कविता का पहली किताब का डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने आधुनिक हिंदी कविता पेपर के अंतर्गत रखी हुई का पाठ्यक्रम क्या है आप लोगों के सम्मुख मुझे लगता है कि सुचारू रूप से आ गया। अब हम जो है तो क्या है दूसरे जो है तो किताब की ओर मुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी एक छोटी सी जो है तो क्या किताब है, खंड काव्य है और उसका नाम है भूमिजा। इसके रचयिता है नागार्जुन जी। कौन है? नागार्जुन जी। देख लीजिए, मैं भूमिजा खंड काव्य जब प्रारंभ करूंगा उसके पूर्व आप लोगों के सम्मुख नागार्जुन जी का जो है तो क्या है स्थूल परिचय रखूंगा। भूमिजा इस खंड काव्य के भी क्या है से आपको अवगत कराऊंगा और इसको भी जो है तो क्या है हम हमारे पाठ्यक्रम में होने के कारण सुचारू रूप से आप लोगों के सामने क्या रखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आधुनिक हिंदी कविता BA द्वितीय वर्ष के
ऐच्छिक पेपर 7 के अंतर्गत चतुर्सेम में आप लोगों के सामने जो है तो चुनी हुई लंबी कविताएं, एक किताब जो है विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित की हुई, उसके अंतर्गत के 6 कविताओं के नाम और कवियों के नाम आपको लिखा कर दिया। इतना ही नहीं, चुनी हुई लंबी कविताएं टाइटल होने के कारण लंबी कविताओं के ऊपर भी मैंने आपसे सामान्य चर्चा की। अब रहा दूसरी किताब का मामला, जिसका नाम है भूमिजा, खंड काव्य है और नागार्जुन जी का है। और इसको उस समय में मैं क्या आया आप लोगों के सम्मुख रखने वाला हूँ। फिर भी उससे पूर्व मैं चलते चलते आपको महाकाव्य और खंड काव्य ये दोनों में का थोड़ा सा अंतर बताते हुए इस पाठ्यक्रम को यहाँ क्या है आपके सामने रखने का जो प्रयास किया है उसको आप भली भांति समझ सकते हैं। अब महाकाव्य उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाता हूँ। महाकाव्य आप देखें तो महाभारत को देख लीजिए, और खंड काव्य, खंड यानी टुकड़ा, खंड यानी एक हिस्सा, खंड यानी एक भाग, महाकाव्य यानी सारा के सारा मामला उसमें आ गया, पूरे महाभारत में का एक हिस्सा। जैसे जयद्रथ वध, अब आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में जो है किस तरह से जो है अर्जुन को जो है तो हमें दिखाई देता है जयद्रथ का वध करना था, किंतु उस समय की व्यूह रचना, सैन्य रचना के हिसाब से गज दल, रथ दल, अश्वदल, पगदल सबके पीछे जो है तो क्या है जयद्रथ को जो है तो उसके आगे इतनी बड़ी सेना रखकर रखा गया। और अर्जुन ने जो है तो शपथ ली थी कि आज सूर्यास्त होने तक मैं जो है तो जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो स्वयं को अग्नि के हवाले कर दूंगा। तो अब ये तो उनके कृष्ण के सारथी जो थे, कृष्ण जो है तो अर्जुन के सारथी थे। अब कृष्ण भगवान है, भगवान के लिए क्या असंभव है भाई, कुछ भी असंभव नहीं है। हम देखते हैं अल्लाह ताला के लिए क्या है, सिर्फ हो जा बोलने की जरूरत है, सब हो जाता है ना। हम जब देखते हैं कि अल्लाह के लिए कोई बात जो है तो मायने नहीं रखती, उन्होंने सिर्फ हुक्म दिया कि हो गई वो पूरी। अब ये उनके भगवान है, इन्होंने ऐसी कसम ले ली और इन्होंने क्या किया, कृष्ण ने वो सुदर्शन चक्र उंगली से निकाला और सूरज को ढाप दिया। सूरज ढप गया तो शत्रु खेमे में खुशियां वगैरह होने लगी और वो लगे आप क्या है अर्जुन जो है तो आग के हवाले हो जाएगा। आग की व्यवस्था वगैरह हो गई, सब सामने आ गए। अब इसको अग्नि के स्वाधीन होना था कि कृष्ण ने वो सुदर्शन चक्र निकाल लिया और कहा अर्जुन ये रहा सूर्य और ये जयद्रथ। और जयद्रथ का वहां पे वध हो जाता है। वो काव्य खंड काव्य है, मुक्तसर काव्य है और एक टुकड़ा है महाभारत का। इस प्रकार का खंड काव्य होता है और महाकाव्य यानी पूरा के पूरा महाभारत होता है ना। तो अब मैंने आप लोगों के सम्मुख फिर से एक बार आपको मैं बताता चलूं कि आधुनिक हिंदी कविता BA द्वितीय वर्ष के इस पेपर के अंतर्गत की जो 2 छोटी छोटी किताबें थी, एक चुनी हुई लंबी कविताएं, लंबी कविता का प्रारूप स्वरूप आपको बतलाया। उसमें जो है तो इस किताब के अंतर्गत सम्मिलित 6 कवियों की 6 कविताएं और उनके नाम आपको बतलाए। इतना ही नहीं, दूसरी जो छोटी किताब रखी हुई थी भूमिजा खंड काव्य कहकर नागार्जुन जी की, वो भी मैंने आपको जो है तो क्या है बतलाया। और खंड काव्य और महाकाव्य के अंतर्गत जो या दोनों में जो अंतर है वो भी आपको क्या है उससे अवगत कराया, यानी कि खंड काव्य किसे कहते हैं और महाकाव्य किसे कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आधुनिक हिंदी कविता के इस 7वें
पेपर के पाठ्यक्रम को जो विश्वविद्यालय ने हमारे सम्मुख रखा है, आप उससे भली भांति अवगत हो गए होंगे। आज के घंटे के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। हम जो है तो अगले आने वाले घंटे में या तासिका में उसके अंतर्गत के जो भी कवि है उसको क्रम अनुरूप लेने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।